Hello, good morning. This is volume 2 of chapter 15, Our Environment of class 10th Science. My first volume is already in the air and I'm sure you would have watched this. The next topic is how human activities affect environment. जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट होता है, लेट अस सी. ओजोन लेयर. हम पहले ओजोन लेयर को समझेंगे कि क्या होती है, कहाँ पे होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे ये डिप्लीट हो रही है. व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन. आपको पता है एलोट्रॉप कौन होता है? एक फॉर्म होता है एलिमेंट का जिसकी different forms of an element having different physical properties but same chemical properties. जिनकी शक्ल जो होती है वो तो अलग अलग होती है but अकल the chemical properties are same. ऑक्सीजन का भाई है एक, यानी कि एलोट्रॉप है, यानी कि फॉर्म है, दैट इज ओजोन. इट इज O3. ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी स्ट्रक्चर है. वन साइड डबल बॉन्ड, वन साइड सिंगल बॉन्ड. आपको क्या लगता है ये डबल बॉन्ड टिका रहता है? नो, गिड़िया मारता है ये. कभी डबल बॉन्ड इधर भी आ जाता है. ओके, इट्स डेडली पॉइजनस. ये डेडली पॉइजनस होता है बिकॉज ये बहुत इसके अंदर बहुत सारी हीट छुपी होती है, तो अगर ये एक्सप्लोड करेगा ना तो इट्स वेरी पॉइजनस. इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर. ये स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ होता है? अर्थ के सरफेस से 18 to 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं. ये ओजोन वहीं पे बनती है. कैसे? सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है और स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ब्रेकअप हो जाती है. देखो, दो नेसेंट ऑक्सीजन बन गया. इसको न्यूली बॉर्न भी कहते हैं, बहुत एक्टिव होता है ये. एक नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे O2 के साथ मिलके O3 बना लेती है, राइट. ये O3 यानी कि ओजोन की जो लेयर होती है हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन. सो एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड. ओजोन डिप्लीशन. इट इज द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. जब ओजोन लेयर की थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाएगी, उसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन. ये किससे डिप्लीट होती है? CFC से. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. मैं एक फॉर्मूला भी लिख देती हूं आपके लिए. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसमें क्लोरो होता है, फ्लोरो होता है और कार्बन होता है. ये CFCs होते क्या है? हार्मफुल केमिकल्स हैं. कहाँ यूज होते हैं? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, कूलेंट. यही तो ठंडा रखते हैं आपके फ्रिज को और एयर कंडीशन को. ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होते हैं. इन एरोसोल स्प्रेयर्स एज प्रोपेलेंट. जो आप परफ्यूम लगाते हो ना, परफ्यूम या डीओ लगाते हो, उसके अंदर भी ये CFC भरा होता है. जब पुश करते हैं ना, बाहर निकलता है, प्रोपेल करता है, उसे प्रोपेलेंट कहते हैं, जो खुशबू को बाहर निकालता है. CFCs जनरेट एक्टिव क्लोरीन. अब ये CFC चले गए ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पे, जाएंगे ही भैया, वो गैस है तो उड़ेगी, ये ऊपर जाएगी, एक्टिव क्लोरीन जनरेट होगा वहां. कैसे? क्योंकि सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर. ये एक्टिव क्लोरीन इतना खतरनाक है, ये ओजोन को खा जाता है, विच डिस्ट्रॉयज ओजोन. रिएक्शन कर जाता है उसके साथ. एक सिंगल क्लोरीन, आपको पता है, कैन डिस्ट्रॉय 10 to the power 5 ओजोन मॉलिक्यूल्स. इतना खतरनाक है ये CFC. UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये सब ने एक एग्रीमेंट पास किया था कि हम लोग ना CFC की प्रोडक्शन को फ्रीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं 1986 में बाय ऑल ओवर वर्ल्ड, बाय ऑल दी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. वेल, ओजोन होल क्या होता है? अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे ओजोन की लेयर थिन हो जाएगी, उसे हम कहते हैं ओजोन होल. इट इज द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ओवर अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया. It was first discovered over Antarctica in 1985. 1985 में देखा गया था. तभी तो UNEP ने 1986 में एक एग्रीमेंट पास किया था कि हम लोग CFC प्रोड्यूस ही नहीं करते सारी कंट्रीज के द्वारा. इस ओजोन के डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? पहली बात, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे पहुंच जाएंगी अर्थ के ऊपर. ओके, फिर वो क्या करेंगी? स्किन कैंसर. ह्यूमन की स्किन पे आएंगी तो कैंसर कॉज करेंगी. आईज को डैमेज भी हो जाएगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी डैमेज कर देंगी. इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है? डिसीजेस जल्दी जल्दी हमको कैच करेंगी. इम्यून सिस्टम मीन्स डिसीज कॉजिंग जर्म से फाइट करने की हमारी जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी.
ये एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी क्या होता है, बच्चों का वॉर्म में ही मर जाना, यानी कि भ्रूण हत्या जिसे कह सकते हैं। अब हमने नहीं करी, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपने आप ही वो बेबीज नहीं मतलब प्रोड्यूस होएंगे। डेक्लाइन यानी कि कम हो जाना इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब आप कहोगे ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स ही तो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगी CO2 की तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ due to heat entrapped by एक्सेसिव। मैंने एक्सेसिव क्यों लिखा, क्योंकि वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ सेविंग होता है ना, CO2 नहीं होगा तो बेचारे प्लांट्स खाना कहाँ से बनाएंगे। अब आप कहोगे कि हीट कैसे इंट्रैप्ट करता है, जब सारा दिन सन की रेज हमारी अर्थ पे पड़ती हैं तो सब कुछ अपनी मतलब सन में से हीट ले लेता है, हर चीज लेती है दुनिया की। शाम हो गई, सन सेट हो गया, हम कहते हैं सन चला गया, हम सबको पता है ना कि सन नहीं जाता, अर्थ इधर आ जाती है, बट चलो सन सेट हो गया। अब ये सारी हीट जो सन ने दी थी वो वापस जाती है शाम को, जैसे ही वापस जाती है ये CO2 होता है ना, बोलता है ओए कहाँ जा रही है, चल रुक जा यहीं पे। इसकी आदत है, ये जाती हुई हीट को इंट्रैप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स यू एवरीबडी नोज कि ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, उससे वाटर का लेवल सी में बढ़ जाएगा। सी के साइड पे रहने वाले जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के साइड वाले जो समुद्र के आसपास जितने भी शहर बसे हैं वो सारे जो हैं वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गार्बेज डिस्पोजल। व्हाट डज इट मीन? गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करें, यानी कि दूर भगाएं अपने आप से, खत्म कैसे करें उसको। Garbage disposal. Industrialization and rise in demand of consumer goods have created a major problem in the form of waste accumulation and its disposal, especially in the urban areas. Means डिमांड बढ़ गई है गुड्स की एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस भी हो रहा है, एक्यूमुलेट भी हो रहा है। अब उसकी डिस्पोजल की हमें प्रॉब्लम आ रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। आजकल घरों में कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम लोग जो डिस्पोजेबल क्रॉकरी होती है हम उसको बाय करते हैं, ताकि वो बस एक बार यूज किया ताकि बर्तन धोने ना पड़े और वो हम लोग डिस्पोज ऑफ कर दें। लेकिन एक बार सोचना चाहिए, बर्तन तो फिर भी धुल जाएंगे, लेकिन जो ये डिस्पोजेबल थिंग्स होती है ना, ये एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए इनको कम से कम यूज कीजिए। वो यूटेंसिल यूज करने चाहिए जो बार बार यूज किया जा सके वॉशिंग के बाद। एनीवे, हमारे मेथड्स कौन कौन से हैं वेस्ट डिस्पोजल के? एक है ओपन डंपिंग, सॉलिड वेस्ट डम्प्ड इन सिलेक्टेड एरिया ऑफ टाउन। एक टाउन में ना एक एरिया बनाया होता है, नॉर्मली हर टाउन में होता है ये, कि वहां पे वेस्ट को ओपन में डंप कर देते हैं। उससे पॉल्यूशन होता है, ऑफकोर्स डिसीजेज भी स्प्रेड होती हैं, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स उसके ऊपर ग्रो करते हैं। दूसरा है लैंडफिलिंग। लैंडफिलिंग में व्हाट डू वी डू, वेस्ट आर डंप्ड इन लो लिविंग एरिया, जहां पे कम लोग रहते हैं उस एरिया में वेस्ट को डंप कर दिया जाता है एंड आर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर। उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, वो नीचे फिल कर देता है लैंड को। कंपोस्टिंग इज द थर्ड मैथड। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके जो छिलके होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, उसको फिल कर दिया जाता है कंपोस्ट पिट में। उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? 2 मीटर्स, 1 मीटर एंड 1 मीटर। कवर्ड विद उसके बाद थिन लेयर ऑफ सॉइल उसके ऊपर डाल दी जाती है सारा ऑर्गेनिक वेस्ट फिल करके, और 3 मंथ्स के बाद ये ऑर्गेनिक मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छा मेन्योर होता है, बहुत बढ़िया होता है। Recycling, the solid waste is broken into simpler materials which are used to make new items, for example plastic, metals, etc. कभी आप देखना वेंडर जो आता है ना कबाड़ी, वो प्लास्टिक ले जाता है आपसे टूटा फूटा। इस टूटे फूटे प्लास्टिक को वो जहां भी वो मतलब सेल करता है उसको, तो वो उसको दोबारा से मेल्ट करके नई चीजें बना देते हैं। कभी आप बाय करने जाओ ना प्लास्टिक की कोई चीज, तो आपको पता चल जाएगा डल होता है बड़ा, वो समझ आना वो सेकेंड का प्लास्टिक है। सेकेंड के प्लास्टिक का मतलब होता है नए प्लास्टिक को मेल्ट करके दोबारा से उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट मेथड इज रीयूज, a very simple method of using an item again and again, जैसे कि पेपर कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग एनवेलॉप्स।
पेपर पहले पेपर के लिए यूज कर लिया जो भी वर्क है, उसके बाद उसके एनवेलप्स बना दिए जाते हैं। लास्ट मेथड है इंसिनरेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज द बर्निंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, hospital waste at very high temperature when CO2 and water vapors will escape into the atmosphere। क्या करते हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट और हाउस होल्ड वेस्ट को ना बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, जिससे कि कार्बन और वाटर आई मीन हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीडाइज होकर CO2 एंड वाटर बना देते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और दोनों ही इतने हार्मफुल नहीं है। हाँ, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बियॉन्ड लिमिट हो जाती है देन इट इज हार्मफुल। सो जो पीछे ऐश बचती है, दैट ऐश लेफ्ट बिहाइंड इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंडफिल्स, उसको लैंडफिलिंग के काम में लाया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बट आई सजेस्ट यू कि बार बार वीडियो देखोगे तो आपको क्या होगा, लेक्चर लर्न हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर लर्न होना चाहिए। बट आपके मार्क्स कैसे आएंगे? लेक्चर सुनने और समझने से मार्क्स नहीं आते हैं। आप कोशिश कीजिए जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं आप कर लीजिए। आपके पास कोई भी एडिशनल बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से ऑथर की है, एटलीस्ट इस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। आपके पास जो भी एडिशनल बुक है उसमें से सारे क्वेश्चन कीजिए। आपके स्कूल टीचर ने आपको दिए होंगे, ट्यूशन वाले टीचर ने दिए होंगे, नहीं तो आपके पास गाइड होगी उसमें क्वेश्चंस होंगे। सो इस चैप्टर को सुनने के बाद, दोनों वॉल्यूम सुनने के बाद आप इमीडिएटली एनसीईआरटी की बैग एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कीजिए। एक आपको पता होगा एनसीईआरटीज में एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज आप बहुत ध्यान से करना। कई बार क्वेश्चन उसी में से ही आता है, तो एक्टिविटीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।